नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम विहार में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का जो क्लास किया था उसमें आपने देखा था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं और कैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। दोस्तों, वहाँ पे आपने देखा कि पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन सब के बारे में हमने गहन अध्ययन किया था और जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे फैक्ट्स पे बात हुई थी। फिर आपने देखा कि ठोस से लिक्विड और लिक्विड से फिर गैस और फिर गैस से लिक्विड और वहाँ से फिर सॉलिड या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन से ऊर्ध्वपात्य पदार्थ हैं। तो इन सभी फैक्ट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और उम्मीद करते हैं आपने उसे ज़रूर देखा होगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही उपयोगी है। वहाँ से काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसी क्रम में हमारा जो अगला टॉपिक है आज हम बात करेंगे परमाणु यानी कि एटम्स के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए हमने पिछले क्लास में पदार्थ के बारे में देखा था। और चूँकि अगर आपसे हम पूछे कि पदार्थ का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, चूँकि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। जैसे आप जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन करते हैं तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। तो हम सबसे पहले कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका स्टडी करना होता है। तो दोस्तों, हमने पदार्थ का अध्ययन किया था, पदार्थ क्या होता है, उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं और पदार्थ की जो सबसे छोटी जो इकाई है वो है आपका एटम्स यानी कि परमाणु। तो आज की इस लेक्चर में हम परमाणु और अणुओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे अच्छा होता है कि हम क्यों ना अणुओं और परमाणुओं के बारे में अंतर करके पढ़ें। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इधर मैंने एटम्स लिखा हुआ है यानी परमाणु और इस साइड में हमने अणु लिखा हुआ है यानी कि मॉलिक्यूल। तो ये परमाणु और अणु क्या होते हैं, आइए इनको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। क्या है? तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। लेकिन जो अणु होता है वो परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें, जैसे मैंने कहा कि H ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो ये हो गया आपके परमाणु। लेकिन अगर हम अणुओं की बात करें तो आप इसकी परिभाषा देख पा रहे हैं कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो अणु होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि H2O क्या है? आपका एक अणु है जो कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो ये अणु और परमाणु क्या होता है, इसमें आप अंतर समझ सकते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है और वहीं जो अणु होता है यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा हमारी जो अगली पॉइंट है वो आपका है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जबकि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। दोस्तों, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो आप आंसर करेंगे वो अणु है। अणु जो कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है और वह पदार्थ की सबसे छोटी ऐसी अवस्था है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन जो परमाणु होता है वो सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। जैसे हम अगर कहीं भी देखें, जैसे कि H है तो ऐसे H2 रहता है, अकेला H आपका कहीं भी नहीं रहेगा। तो वो जो परमाणु है वो किसी न किसी से रिएक्ट कर लेता है, अपक्रिया कर लेता है। इसलिए ये परमाणु
स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। जैसे यहाँ पे हम बात करें अपवाद स्वरूप, यहाँ पे जो इनर्ट गैसेज हैं, अक्रिय गैसेज जो हैं, उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनर्ट गैसेज हैं, अपवाद है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। तो ये जो इनर्ट गैसें हैं, इनके जो परमाणु हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, चूँकि इनर्ट गैसें अक्रिय गैसें हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए जो अक्रिय गैसों के जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो अन्य जो एटम्स है वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों तो अब आगे चलते हैं कि परमाणु जो है वो अविभाज्य होता है। दोस्तों ये डाल्टन के अनुसार है। डाल्टन ने जो अपना सिद्धांत दिया था, तो चूँकि डाल्टन का सिद्धांत जब आया था उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इत्यादि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनका अभी खोज नहीं हुआ था। शायद इसीलिए डाल्टन महोदय ने परमाणु के बारे में ये बात कही कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे अस्थायी मूल कणों की खोज हो जाती है, तो डाल्टन का ये सिद्धांत खारिज हो जाता है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन इसके खंड टुकड़े किए जा सकते हैं। खंड या टुकड़े करने का मतलब है कि परमाणु में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, या और भी अन्य कण होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो और पाई मेसॉन कण। तो दोस्तों परमाणु में ये जो सारे कण हैं, इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु विखंडनीय है, उसके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। लेकिन डाल्टन साहब के समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब का खोज अभी नहीं हुआ था, तो इसलिए डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड या फिर जो अन्य बाद के जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के अनुसार परमाणु विखंडनीय है, उसके टुकड़े खंड किए जा सकते हैं। अगर हम अणुओं में देखें तो अणु विभाज्य होता है, क्योंकि अणु क्या है, परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है, इसलिए अणु विभाज्य होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि H2O, अब ये H2O क्या है, तो ये जल का एक अणु है। H2O क्या है आपका, ये जल का एक अणु है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर लिख दे 2H2O, तो 2H2O का मतलब है कि जल का 2 अणु, या फिर यहाँ पे अगर हम लिख दे 10H2O, तो इसका मतलब है जल के 10 अणु। तो अगर हम यहाँ पे देखें जल के एक अणु में, जल का एक अणु है, यहाँ पे एक छिपा है, तो जल के एक अणु में, जल का एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। आप दोस्तों देख पा रहे हैं, तो ये डिफरेंस है परमाणु और अणु में। जल का चूँकि जल का एक अणु है, H2O जल का एक अणु है, जल का एक अणु 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है। इसी बात को ऊपर बताया गया है कि अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि अणु विभाज्य होते हैं, क्योंकि ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अगर हम परमाणुओं की बात करें तो परमाणु अविभाज्य होता है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं डाल्टन के अनुसार, लेकिन इसके हम टुकड़े खंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अविभाज्य का मतलब थोड़ा सा अलग है और विखंडनीय होने का मतलब अलग है। इस बात को हम चाह रहे हैं कि आपको हम समझा दें। दोस्तों यहाँ पे अविभाज्य, किसी को विभाजित करना और किसी को तोड़ना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे दोस्तों, अविभाज्य का मतलब होता है किसी को हम, इसको अगर हम 2 टुकड़ों में बांट दें तो ये अपना गुण ना खोए। अगर किसी को हम कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं और वह अपना अस्तित्व, अपना गुण, अपना स्वभाव, अपना धर्म बनाए रखता है, तो हम बोलेंगे कि वह विभाज्य है। लेकिन अगर किसी को तोड़ देने से, किसी को बांट देने से वह अपना गुण, धर्म
खो देता है, तो इसका मतलब क्या है कि वह अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं कर सकते। तो एक्चुअली मतलब ये होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे देखना चाहें तो समझ लीजिए कि हम एक चीनी का दाना लेते हैं। दोस्तों चीनी आप जानते हैं उसका चीनी का स्वभाव क्या है, स्वाद में मीठा लगना। तो अगर हम यहाँ पे शुगर का एक दाना लेते हैं तो शुगर मीठा लगता है। अब आप बताइए कि हाँ इस चीनी के एक दाने को हम कई टुकड़ों में बांट दें, 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में बांट दें, तो क्या उसका मीठा लगना बंद हो जाएगा? तो वो मीठा ही लगेगा। चीनी के एक टुकड़े को हम कितने ही भागों में बांट दें तो भी उसका गुण क्या है, मीठा लगना, वह मीठा ही लगेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चीनी के टुकड़े को कई भागों में तोड़ देने पे भी वह अपना गुण नहीं खो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वह विभाज्य है, उसको विभाजित कर रहे हैं, अपना गुण नहीं खो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम किसी को टुकड़ों में बांट देते हैं और वह अपना अस्तित्व खो देता है तो हम बोलेंगे कि वह विभाज्य नहीं है, अर्थात वह अविभाज्य है। तो यहाँ पे वास्तव में परमाणु का मतलब यही है कि परमाणु वास्तव में अविभाज्य ही होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात उनको हम विभाज्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके हम टुकड़े कर सकते हैं। यानी कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सबको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम विखंडनीय कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या वह परमाणु रहा? क्या उसका अपना अस्तित्व रहा? क्या वो परमाणु की तरह कार्य करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य होता है। दोस्तों एक बात आप जान लीजिए, चाहे वो सजीवों की सबसे छोटी इकाई हो सेल यानी कोशिका, या फिर पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हो एटम यानी कि परमाणु, किसी की भी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, छोटी इकाई होती है, वह विभाजित नहीं हो सकती है, वह अविभाज्य ही होता है। इसलिए डाल्टन का एक कथन बिल्कुल सत्य है, मेरे हिसाब से भी सत्य है कि परमाणु अविभाज्य होता है। अगर आपसे हम पूछे कि सेल, कोशिका जो कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई है, क्या वह विभाज्य हो सकती है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। हालांकि किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत सारे उसके कोशिकांग होते हैं। उन सब को अगर हम अलग अलग निकाल सकते हैं, यानी कि सेल विखंडनीय है, उसको हम अलग अलग बांट सकते हैं। लेकिन अगर सेल से हम ये सब चीज़ें निकाल दें तो क्या वह सेल रहा? क्या वो सेल रहा? नहीं रहा। तो इसलिए कह सकते हैं कि सेल विभाज्य नहीं हो सकता है, वह अविभाज्य है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ की जो छोटी इकाई होती है वह अविभाज्य ही होती है, लेकिन उसके टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े करना अलग बात है और अविभाज्य और विभाजित करना अलग बात है। दोस्तों इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि परमाणु अविभाज्य ही होता है, लेकिन उसके टुकड़े खंड किए जा सकते हैं। और ये विवादित प्रश्न है, इस पे कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, लेकिन मैंने आपको जो मूल कंसेप्ट है उसको बता दिया है। और आप भी यहाँ से ध्यान रखना कि अविभाज्य होने का मतलब अलग होता है और विखंडनीय करने का मतलब, टुकड़ों में बांटने का मतलब अलग होता है। दोस्तों दूसरी बात आपको मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ कि शायद आपको यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो कि अगर हम अपनी बात करें दोस्तों, क्या हम या फिर आप, क्या मनुष्य विभाज्य हैं? हम अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हमारा शरीर यानी कि हम विभाज्य हैं कि अविभाज्य हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हम विभाज्य हैं या फिर अविभाज्य हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप कहते हैं कि आप सर विभाज्य हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम अविभाज्य हैं। अगर हमें आप यहाँ से ऐसे काट दो या फिर ऐसे भी काट दो तो क्या हम मनुष्य रह पाएंगे? क्या हम जीवित रह पाएंगे? क्या हमारा अस्तित्व रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हमको टुकड़ों में बांट देने से मेरा अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अविभाज्य हैं, हमें विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन विखंडनीय तो है, टुकड़ों में तो बांट सकते हैं, मेरे 100 टुकड़े कर सकते हैं आप। तो दोस्तों विभाज्य और अविभाज्य का मतलब ये होता है कि जिसको टुकड़ों में बांट देने पे वह अपना अस्तित्व खो देता है तो हम बोलेंगे कि वह अविभाज्य है, और अपना अस्तित्व बनाए रखता है तो बोलेंगे कि वह विभाज्य है। जैसे कि चीनी का एक दाना मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया था। तो परमाणु अविभाज्य ही होता है, लेकिन
चूँकि ये कई सारे मूल कणों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अतः इसको हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कह दिया गया है कि इनके टुकड़े या खंड किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया विभाज्य, और अविभाज्य की परिभाषा आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आगे हम बहुत सारे क्लासों में इसका डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों अगली बात है हमारे कि परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। दोस्तों जो परमाणु है रासायनिक अपक्रिया में यही भाग लेता है, जबकि हम अणु की बात करें तो अणु चूँकि रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि परमाणु ही रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पे हम एक देखते हैं, जैसे कि H2 है, H2 और प्लस O2 क्या बन जाएंगे, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल का एक अणु बनाते हैं। दोस्तों इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कर देते हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, बैलेंस हो गया, बैलेंस है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जल का अणु है, जल का, ये जल है और जल का कितने अणु हैं, जल के 2 अणु हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु क्या बना रहे हैं, मिलके जल का एक अणु बना रहे हैं। उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनता है, प्रोडक्ट के रूप में बनता है। जैसे एक और यहाँ पे हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक सोडियम का परमाणु है और एक आपका क्या है, क्लोरीन का परमाणु है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनाते हैं। तो दोस्तों आपने परमाणु और अणु के बारे में यहाँ पे समझा। दोस्तों अब थोड़ा आगे चलते हैं, परमाणु की जो संरचना है इसके बारे में बात करते हैं कि परमाणु कैसे बना होता है। दोस्तों यहाँ से हमें 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु का संरचना, और दूसरा एक जानना है कि परमाणु की जो अस्थायी मूल कण हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम परमाणु के जो अस्थायी मूल कण हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में समय मिला तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डाल्टन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जे थॉम्सन का सिद्धांत है, रदरफोर्ड का सिद्धांत है, नील्स बोर का सिद्धांत है। ये सारे जो थ्योरीज दिए गए हैं उन सब का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम परमाणु की जो अस्थायी मूल कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं परमाणु के जो अस्थायी मूल कण हैं, सबसे पहले आपका है इलेक्ट्रॉन। आप ये बात जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और उसके नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। इन सब का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है कि इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे हम खोज की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया है जे थॉम्सन ने, जे थॉम्सन, आपको याद रखना होगा। अगर हम समय की बात करें तो 1907 में एक खोज हुआ था, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज। इसके बाद प्रोटॉन की खोज किया है। दोस्तों यहाँ पे 2 नाम आता है, दोनों ही ध्यान रखना आपको, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। गोल्डस्टीन ने खोज किया था 1919 में प्रोटॉन की खोज। इसके अलावा रदरफोर्ड का भी नाम आता है, चूँकि रदरफोर्ड ने इसका जो नाम रखा था वो रदरफोर्ड ने रखा था, तो खोज तो गोल्डस्टीन ने ही किया था। इसलिए दोनों ही ध्यान रखना है, दोनों ही पूछे जाते हैं। अगर कहीं ऑप्शन में दोनों दे रखा है तो आप गोल्डस्टीन पे ही करेंगे, इन्होंने खोज किया था लेकिन नाम इन्होंने रखा था, इसलिए कहीं कहीं इनका भी नाम आता है। तो प्रोटॉन की खोज से संबंधित 2 नाम है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। अब आते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज है, ये है जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था और सन है आपका 1932 में किया था। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों खोज के बाद अब थोड़ा बात करते हैं इन पे जो आवेश होता है, इन पे कितना आवेश यानी कि चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कि -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम्ब चार्ज होता है।
प्रोटॉन पे जो आवेश है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज नहीं होता है यानी कि जीरो चार्ज होता है। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनका नेचर क्या है, प्रकृति किस तरह का है। तो ये आपका ऋण आवेशित कण है, आप देख पा रहे हैं ऋण आवेशित है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन धन आवेशित कण है, धन आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन उदासीन है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, आवेशहीन है। तो दोस्तों ये हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज और इनका आवेश और इनका नेचर किस तरह का है, ऋण आवेशित है या फिर धन आवेशित है या फिर उदासीन है। इसके बाद हम बात करेंगे इनका जो मास है। दोस्तों मास से पहले एक बात और आपसे हम बात कर रहे हैं, ये जो आवेश है ये कहीं कहीं ऐसे +1 लिखा रहता है, सॉरी -1। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये कहीं कहीं आपको -1 लिखा रहेगा। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान देना है। इसको क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे कहीं आपको +1 लिखा रहेगा और यहाँ पे तो 0 लिखा रहेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को, इतना संख्या को 1 मान लिया जाता है। ऐसे बुक में आपको देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने क्या बोला आपको कि जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, इसको 1 मान लिया जाता है। तो इसलिए हम इसको अगर 1 मान ले तो इस पे क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा, -1 और इस पे हो जाएगा +1, इस पे हो जाएगा 0। तो आवेश को इस तरह से भी दिखाया जाता है। 1 का मतलब है कि 1.6 × 10⁻⁻19। तो आवेश को हम इस तरह से भी दिखा देते हैं, तो इस बात को आप जानते रहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों इसके मास का, इनका द्रव्यमान क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, बहुत कम है। 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.672 × 10⁻⁻27 kg। ध्यान देंगे दोस्तों, 1.672 × 10⁻⁻27 kg। और जो न्यूट्रॉन पे जो मास होता है वो होता है 1.674 × 10⁻⁻27 kg। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे तो इतना मास है, लेकिन जो प्रोटॉन का मास है वो 1.672 और न्यूट्रॉन का मास है वो 1.674, लगभग बराबर है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 672 है और यहाँ पे 674 है। इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि दिए गए 3 कणों में सबसे भारी कौन है और सबसे हल्का कौन है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो सबसे भारी है। न्यूट्रॉन क्या है, सबसे भारी है, चूँकि इसका मास सबसे ज़्यादा देख रहे हैं 1.674 × 10⁻⁻27 kg। तो सबसे भारी है। और सबसे हल्का कौन है, जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए वो -31 kg है, यह सबसे हल्का है। इतना हल्का है कि इसके द्रव्यमान को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, और ये आपका बीच में है। तो इस तरह से आपसे मास पूछा जाता है, कितना मास है, कौन हल्का है, कौन किससे भारी है। तो सबसे भारी है न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और सबसे कम है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये हो गया आपका जो परमाणु के 3 मूल अस्थायी कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इन सब का खोज हो गया और इन सब के आवेश हो गए, इन पे नेचर कैसा है हो गया, इनका आवेश हो गया और इनका द्रव्यमान हो गया। दोस्तों इसके बाद एक दूसरी बात और आपसे पूछी जाती है इनके बारे में कि इन तीनों कणों में, या फिर और चौथा ऑप्शन दे देगा अल्फा या फिर बीटा कण दे देगा आपसे, तो उनमें कौन सा अस्थाई है, कौन सा अनस्टेबल होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कौन सा अस्थाई कण है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। यह न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में यानी कि
मुक्त अवस्था में स्टेट में अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में नाभिक, चूँकि न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहता है तो नाभिक में तो है, नाभिक स्टेबल होता है, लेकिन अगर हम उसको अलग, न्यूट्रॉन को अलग निकाल के रखते हैं यानी कि फ्री स्टेट में रखते हैं तो न्यूट्रॉन अस्थाई होता है यानी कि अनस्टेबल होता है, क्योंकि इट हैज़ ए हाफ लाइफ, क्योंकि इसका अर्ध आयु होता है। यह रेडियो सक्रिय होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन रेडियो सक्रिय होता है और इसकी अपनी हाफ लाइफ होती है। और रेडियो सक्रियता में हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप जाने कि न्यूट्रॉन अर्ध आयु रखता है और कितना होता है 17 मिनट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है न्यूट्रॉन के बारे में कि फ्री स्टेट में न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है क्योंकि वह रेडियो सक्रियता का गुण दिखाता है और उसकी अर्ध आयु होती है और वो होती है 17 मिनट, यानी कि 17 मिनट में न्यूट्रॉन का डीके हो जाता है और वो आधा बच जाता है दोस्तों। तो इसके अलावा आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है इन सब के बारे में, वो पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ मास। दोस्तों आपसे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या किसी के भी मास का रेशियो पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि MP बट्टा ME। दोस्तों आपसे पूछा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो क्या होता है। तो अगर आपको इसका मास पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। दोस्तों आप याद रखना मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो दोस्तों इनको अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 1839। नियर अबाउट क्या मिलेगा आपको, लगभग आपको 1839 मिलेगा या 40 मिलेगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो मास का जो रेशियो है वो कितना है, वो आपका है 1839। या अगर आपसे कहे कि इलेक्ट्रॉन, ऐसे कह दे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे यानी कि 1/1839। तो ये आपका मास रेशियो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप इन सारे प्रश्नों को याद रख सकते हैं। आपको बता दिया गया है कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, और अणु क्या होता है, तो परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। परमाणु अविभाज्य होता है लेकिन उसके टुकड़े खंड कर सकते हैं। परमाणु अस्थाई होता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन वहीं अणुओं की बात करें तो अणु विभाज्य होते हैं चूँकि वो परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में बनते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अणु और परमाणु क्या होते हैं, और परमाणु की जो अस्थाई मूल 3 कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वो हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना। उसमें हम अध्ययन करेंगे डाल्टन का सिद्धांत, जे थॉम्सन का एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे और फिर हम नील्स बोर का भी मॉडल देखेंगे। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।